इन्वेंशंस हमारी दुनिया का एक अहम हिस्सा रहे हैं, जहां सालों से हमेशा कुछ नया होता आया है और इन इन्वेंशन से ही हम फ्यूचर एडवांस करते आए हैं, जैसे पेजर, फैक्स, कीपैड फोन्स एंड नाउ स्मार्टफोन्स। और इसी तरह टेक्नोलॉजी एंड इन्वेंशंस के चलते हम इलेक्ट्रिक कार्स तक आ चुके हैं। इन सब का क्रेडिट पास्ट में रहे कई फेमस साइंटिस्ट को जाता है, जिसमें कई फेमस नाम जैसे एडिसन, आइंस्टाइन, न्यूटन, ये सभी शामिल हैं। मगर इनमें एक नाम और था, या कहीं एक ऐसा शख्स था जो इस दुनिया को आज से 100 साल पहले भी फ्यूचरिस्टिक कर सकता था, जिनके इन्वेंशंस आज की सदी में भी आपको माइंड ब्लोइंग लग सकते हैं। और किस तरह इनका एक सबसे फेमस एंड कंट्रोवर्शियल इन्वेंशन आज तक सबको हैरान करता है। और ये इंसान थे निकोला टेस्ला, वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट साइंटिस्ट फ्रॉम द पास्ट। और आज मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स बताऊंगा इनके प्रोजेक्ट से रिलेटेड। इसका नाम था वार्डेनक्लिफ टावर। वार्डेनक्लिफ टावर, साल था 1899, जगह कोलोराडो स्प्रिंग्स यूएसए। ये वो साल और जगह थी जहां सबसे पहले निकोला टेस्ला के माइंड में इस प्रोजेक्ट को लेकर एक शुरुआत हुई। उनकी कोलोराडो की लेबोरेटरी में वो अक्सर हाई वोल्टेज एक्सपेरिमेंट्स किया करते थे, जहां उनका एक एक्सपेरिमेंट काफी सक्सेसफुल होता है, जिसमें वो वायरलेसली काफी दूरी पर एक बल्ब को लाइट अप कर देते हैं। और यहां से निकोला को समझ आ जाता है कि हमारी अर्थ खुद में एक कंडक्टर है, जिसे हम ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज कर सकते हैं। विदाउट वायर्स हम काफी कुछ सिर्फ अर्थ को एज अ कंडक्टर यूज करके कर सकते हैं। जहां उनकी डायरी में ये चीज उन्होंने क्लियरली लिखी थी, द अर्थ में बी यूज्ड एज अ कंडक्टर ऑफ अनलिमिटेड पावर। और यहीं से वार्डेनक्लिफ टावर की नींव रखी जाती है। वैसे तो निकोला टेस्ला ने कई इन्वेंशंस किए थे, मगर वार्डेनक्लिफ टावर एक अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट होने के साथ साथ उनका सबसे खास प्रोजेक्ट भी था। अगर आपको नहीं पता, एसी डीसी जो करंट सप्लाई होती है, उसमें एसी करंट की खोज भी निकोला टेस्ला ने की थी। एंड नो डाउट वो उस सदी के सबसे ब्रिलियंट साइंटिस्ट थे। नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक। इसी तरह निकोला टेस्ला साल 90s में इस प्रोजेक्ट को रिटन फॉर्म में प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि वो इस पर जल्द से जल्द काम शुरू करना चाहते थे। और इसी तरह पूरा प्रोजेक्ट अपनी बुक में प्लान करके वो निकल पड़ते हैं फंड्स की खोज में। ये प्रोजेक्ट सुनने में जितना एक्साइटिंग था, उतना ही एक्सपेंसिव भी, बिकॉज साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स में काफी ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, जो उस वक्त एज अ साइंटिस्ट निकोला टेस्ला अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो इसी चीज को मुमकिन करने के लिए उनकी तलाश रहती है अपने इस प्रोजेक्ट के इन्वेस्टर को लेकर, जिसके लिए वो न्यूयॉर्क सिटी जाते हैं और कई अलग अलग लोगों से इस प्रोजेक्ट के रिलेटेड फंड्स डिमांड करते हैं। मगर हर किसी को ये प्रोजेक्ट काफी अनरियलिस्टिक लगता है, या कहें जिसके सक्सेस रेट काफी कम लगते हैं। एंड कम सक्सेस रेट इज इक्वल टू हाई लॉस। मगर काफी महीनों इधर उधर भटकने के बाद आखिर में उन्हें एक ऐसा इंसान मिल जाता है जिन्हें उनके अंदर और इस प्रोजेक्ट के अंदर एक जज्बा नजर आता है, जिन्हें लगता है कि निकोला टेस्ला इसे सक्सेसफुल बना देंगे। वो शख्स होते हैं जेपी मॉर्गन। जेपी मॉर्गन एक अमेरिकन फाइनेंसर थे, मींस उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। साथ ही उनके इस प्रोजेक्ट में उनके एक दोस्त मिस्टर जॉर्ज वेस्टिंगहाउस भी शामिल होते हैं। ये भी एक जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट थे उस वक्त के, लेकिन इन्होंने कभी सामने आकर ये नहीं कन्फेस किया कि इन्होंने भी इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया था, और ना ही ऑन पेपर इनका जिक्र था। बस निकोला टेस्ला एंड जेपी मॉर्गन के थ्रू ही इनका नाम सुना गया था। और इसी के साथ निकोला को इस प्रोजेक्ट के लिए टोटल फंड मिलता है 1.5 लाख $, जो उस वक्त बहुत बड़ा अमाउंट था। लेकिन इस प्रोजेक्ट में निकोला ने यह तो जरूर बताया था कि वो एक वायरलेस कम्युनिकेशन टावर बना रहे हैं, लेकिन इन्होंने ये चीज किसी को डिस्क्लोज नहीं की थी कि ये एक फ्री इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट करेगा, जो इस दुनिया के
हर एक इंसान के काम आएगी। और इसी के साथ प्रोजेक्ट वार्डनक्लिफ टावर शुरू होता है। मार्च 1901 ये वो तारीख थी जिस दिन से वार्डनक्लिफ टावर बनाना शुरू किया जाता है। लोकेशन रहती है शोरहैम लॉन्ग आइलैंड, न्यूयॉर्क। निकोला टेस्ला अपने पूरे प्रोजेक्ट को आर्किटेक्ट से डिस्कस करने के बाद स्ट्रक्चर शुरू कर देते हैं। एंड स्टैनफोर्ड वाइट वो आर्किटेक्ट होते हैं जो इस पर काम करते हैं, और काफी सारी लेबर्स भी, मगर किसी का भी नेम अवेलेबल नहीं है बिकॉज इंपॉर्टेंट लोग सिर्फ निकोला एंड स्टैनफोर्ड ही साइट पर हुआ करते थे। अब इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से था जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसकी हाइट थी करीब 187 फीट, विच इज ह्यूज। और इसी के साथ इसे जमीन के अंदर भी टोटल 120 फीट डीप कॉपर एंड आयरन के पिलर दिए गए। एंड हर किसी को सिर्फ इतना ही बताया गया था कि सिर्फ एक वायरलेस कम्युनिकेशन टावर है, मगर देखने से और वहां काम करने वाले लोगों को चीजें इतनी कॉम्प्लेक्स लगती थी कि वो किसी को वायरलेस कम्युनिकेशन टावर लगता ही नहीं था। स्पेशली अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स था। एंड टॉप पर एक राउंड डोम, इस तरह का स्ट्रक्चर वहां किसी ने पहले कहीं नहीं देखा था। ऊपर से गोलनुमा आकार और नीचे से व्हाइट टावर। इसी के साथ इसे बनाते बनाते पूरा साल गुजर जाता है। तारीख आती है जून 1902। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इसके बनने के दौरान निकोला ने अंडरग्राउंड वायरिंग में कुछ चेंजेस किए, वो भी बिना किसी को बताए। कुछ एक्स्ट्रा मेटल प्लेट्स ऐड की गई एंड ओवरऑल काफी चीजें अल्टर्ड कर दी गई। और जब काफी कुछ ऐड किया जा रहा था, इसी के चलते पैसे ज्यादा इन्वेस्ट हो रहे थे। इसी दौरान जेपी मॉर्गन निकोला से मिलते हैं ओवरऑल अपडेट लेने के लिए, जहां आखिर में ऑलमोस्ट जब टावर रेडी हो चुका था, टेस्ट होने लगे थे, उस वक्त निकोला जेपी मॉर्गन को बताते हैं कि ये टावर पूरी दुनिया में वायरलेसली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है। जिस पर जेपी मॉर्गन का जवाब होता है, हम मीटर्स कहां लगाएंगे। मींस इनडायरेक्टली जेपी मॉर्गन निकोला से जवाब मांगते हैं कि हम इससे पैसे किस तरह कमाएंगे। ये सिर्फ निकोला की सोच थी कि वो ह्यूमैनिटी के लिए इसे फ्री ऑफ कॉस्ट रखेंगे, मगर जेपी मॉर्गन एक बिजनेस माइंडेड इंसान थे। उनका सिर्फ मोटिव इससे पैसे डबल करना था। मगर इस सवाल और इस सोच पर निकोला का जवाब कुछ नहीं होता, बिकॉज वो मीटर लगाकर ये इससे जनरेट हुई एनर्जी को सेल करने का बिल्कुल नहीं सोचा था उन्होंने कभी भी। और ये जानने के बाद जेपी मॉर्गन ने फंडिंग रोक दी, बिकॉज उन्हें इस एक्सपेरिमेंट से कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला था। इसी तरह ये फंड्स की लड़ाई फिर से उस साल चलती रही। निकोला ने काफी कोशिश की जगह जगह से फंड्स अरेंज करने की, जिसमें रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग निकोला एक फाइनेंशियल क्राइसिस में भी आ चुके थे, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी सेविंग्स और सब कुछ उस पर लगा दिया। और यही सब करते करते साल आ चुका था जून 1904, जहां जेपी मॉर्गन ने इस प्रोजेक्ट से कंप्लीटली पीछा कर लिया था। और इसी साल निकोला ने अपना सब कुछ इसे किसी न किसी तरह सक्सेस करने पर लगा दिया था। (1904 से लेकर 1906 के बीच शोरहैम लॉन्ग आइलैंड के लोग कुछ चीजें रिपोर्ट करते हैं। ये सब ऑफिशियली रिपोर्टेड नहीं था, मगर हर एक इंसान उस जगह का रात को हो रही चीजें रिवील करता है, जिसमें लोकल्स बताते हैं कि अक्सर रात में हमारे आसपास जमीन से एक हमिंग साउंड आती है, लाइक वाइब्रेशन। और इसी के साथ आसमान में नीली बिजली जैसा चमकना भी लोकल्स को दिखने लगा। और घरों की लाइट्स में प्रॉब्लम्स आना, जैसे फ्लिकर्स एंड ऑल। इट मींस निकोला रात में खुद से उस पर टेस्ट कर रहे थे। 1906 वो आखिरी साल था जब लोगों को ये चीजें महसूस हुई। उसके बाद मानो सब रोक दिया गया। और ठीक इसके 2 साल बाद 1908 में साइबेरिया रशिया में एक अननेचुरल फिनोमेना होता है, जिसका डायरेक्ट लिंक हर कोई निकोला टेस्ला से जोड़ता है। साइबेरिया की एक जगह टुंगुस्का में
एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है जिसमें 2000 किलोमीटर दूर तक के पेड़ जमीन पर बिछ से जाते हैं। लाखों पेड़ फ्लैटर्ड हो जाते हैं जमीन पर। ऑफिशियली कुछ सामने नहीं आता कि ये हुआ कैसे, बट मोस्टली लोग बिलीव करते हैं कि निकोला ने वायरलेसली कोई टेस्ट किया था जिसके चलते ये मैसिव एक्सप्लोजन हुआ। मानो हर जगह निकोला एक मैड साइंटिस्ट की तरह लगे हों। मगर ये सब चलते चलते सालों गुजर जाते हैं जिसमें निकोला थक हार कर ये सब बंद कर देते हैं और साल 1917 तारीख 4 जुलाई को वार्डन क्लिफ टावर को परमानेंट डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है यूएस गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें इसे डायनामाइट से ब्लास्ट करके पूरी तरह खत्म किया जाता है। इसका रीजन होता है कि कोई भी इसे आगे कंटिन्यू ना कर सके, या इस तरह का एक्सपेरिमेंट दोबारा ना कर सके, और ना ही इसके डिजाइन एंड स्ट्रक्चर कभी दूसरी कंट्रीज कॉपी कर सके। इसमें एक सस्पिशियस चीज हर कोई ये बताता है कि ऑफिशियल ने अंडरग्राउंड एरिया कंप्लीटली सील किया था ब्लास्ट से ठीक पहले, सो दैट हर एक चीज सेफ रहे। इट मींस गवर्नमेंट ने भी इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह खत्म नहीं किया था। सारे पेपर्स एंड फिजिकल फॉर्म इसकी सेव कर ली गई थी। इतने साल सब कुछ अपना लगा देने के बाद निकोला टेस्ला ने अपनी एक अलग जिंदगी शुरू कर दी थी, जहां वो होटल्स में स्टे किया करते थे और अपने अलग अलग प्रोजेक्ट्स पर काम करते रहते थे। पार्टिकल बीम्स, डायरेक्टेड एनर्जी, डेथ रे, ये सब उनके कुछ प्रोजेक्ट्स की लिस्ट में से कुछ थे। इतना सब हो जाने के बावजूद उन्हें कभी किसी ने प्रेज नहीं किया था उस तरह जिस तरह शायद वो डिजर्व करते थे। साथ ही एसी करंट की इन्वेंशन को लेकर भी ऑलरेडी काफी कंट्रोवर्सी हमेशा उनके साथ रही, जहां आपने भी सिर्फ एक नाम सुना होगा, जॉर्ज वेस्टिंगहाउस। बस उनकी एक मिस्टेक ये रह गई थी कि वो कभी अपने एक्सपेरिमेंट्स पेटेंट नहीं करवाते थे, और इसी के चलते उनके आधे से ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स लोगों ने अपने नाम कर लिए। हालांकि कई लोग आज भी निकोला टेस्ला के एक्सपेरिमेंट्स को अप्रिशिएट करते हैं और उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, मगर ये कहना गलत नहीं होगा कि निकोला टेस्ला उस सदी के सबसे अंडररेटेड साइंटिस्ट थे, जिन्हें उस वक्त अगर हर तरह का सपोर्ट दिया जाता तो आज काफी कुछ शायद अलग हो सकता था। बट अनफॉर्चुनेटली हमें उनके अनबिलीवेबल एक्सपेरिमेंट्स पूरे होते कभी नहीं मिल सके। और इसी के साथ 7 जनवरी 1943 में निकोला टेस्ला की मृत्यु हो जाती है होटल न्यूयॉर्कर में एट द एज ऑफ 86, और अपने पीछे निकोला छोड़ जाते हैं अपने कई अनफिनिश्ड एक्सपेरिमेंट्स। उनका एक लेटर जो उन्होंने अपनी मां को भेजा था, वो पढ़कर शायद आप भी अफसोस करेंगे कि जिस इंसान ने इंसानियत के लिए इतना कुछ सोचा था, उसे हम ही जैसे लोगों से ह्यूमिलेशन एंड सफरिंग के अलावा कुछ नहीं मिला। कोर्ट केसेस के साथ अपनी सारी सेविंग्स गंवाने वाला इंसान अपनी आखिरी सांस तक एक गिल्टी पेन में जीता रहा। उस लेटर में क्या लिखा था वो अब आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं एंड होती है।